आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी थीम 3 जो 12वीं की है उसका। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से बदलाव आ रहे थे शहरों में। पहले जिस तरीके के शहर थे वो ट्रेड के हिसाब से थे या फिर उनकी जो खास व्यवस्थाएं थी, उनकी जो ज्योग्राफी थी उसके हिसाब से थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं तो बहुत सारी नए सिटीज़ डेवलप होती हैं और जो पुरानी सिटीज़ हैं वो खंडरों में तब्दील हो जाती हैं। तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे हम। अर्बनाइजेशन किस तरीके से होती है, अंग्रेज आते हैं तो वो अपने हिसाब से शहर बसाना शुरू करेंगे। साथ में अब आके अगर उनको बताना है कि दे आर कॉलोनियल मास्टर्स, तो कहीं ना कहीं उनको जो आर्किटेक्चर है वो भी उनको ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जिससे ब्रिटिश डोमिनेंस साफ साफ नज़र आए, और ये चीज़ वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलोनियल सिटीज़ के बारे में। कॉलोनियल सिटीज़ या फिर जो कॉलोनियल एरा था उसके पहले किस तरीके के शहर हुआ करते थे, कस्बे, गांव, इस तरीके की व्यवस्था के बारे में जानेंगे। क्या बदलाव आते हैं 18वीं शताब्दी में, इसके बारे में देखेंगे। और फिर आप देखिए कि कैसे हमें पता चलता है कॉलोनियल सिटीज़ के बारे में, वो भी देखते हैं। ट्रेंड्स क्या थे बदलाव के। फिर पोर्ट्स, फोर्ट्स और जो सेंटर्स बन रहे थे सर्विसेज के, उसकी जानकारी लेंगे। अर्बन एनवायरनमेंट क्या होता है। मिलू मतलब होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का थोड़ा सा हाई फाई शब्द होता है मिलू। तो नए अर्बन एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। हिल स्टेशंस बनना चालू हुए, हिल स्टेशंस का ट्रेंड आ गया, और वो ट्रेंड हिल स्टेशन का जो ब्रिटिशर्स लेके आए उसको भरपूर तरीके से आप देखेंगे आज भी पूरा किया जाता है। आज भी किसी भारतीय की अगर शादी होती है तो वो कोशिश करता है कि पहाड़ों में, वादियों में अपना हनीमून जाके मनाया जाए। तो उस तरीके का जो एक प्रैक्टिस है वो लेके आई गई अंग्रेजों के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए जो सोशल लाइफ थी नए शहरों में, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानने मिलेगा। कैसे सेग्रीगेशन हो रहा है, चाहे पॉपुलेशन बेसिस पे करें, लिविंग स्टैंडर्ड पे के बेसिस पे करें या फिर कलर के बेसिस पे करें। आप देखेंगे ब्लैक सिटीज या ब्लैक टाउन्स और वाइट टाउन्स, इस तरीके से आप अलग से एक सेग्रीगेशन देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका में भी है ये चीज़ कि एक तरफ आपको ब्लैक्स मिलेंगे और रोड के एक तरफ आपको वाइट्स मिलेंगे, इस तरीके की व्यवस्था। फिर हम सेटलमेंट्स की बात करेंगे। मद्रास में टाउन प्लानिंग कलकत्ता और बम्बई में किस प्रकार की थी, इसके बारे में जानेंगे। और फिर फाइनली हम देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है इनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या बताती है हमें। तो शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले आपको पता है कि 3 बड़े शहर जो अंग्रेजों ने डेवलप किए थे शुरुआती दौर में, ये अपने आप में गांव थे छोटे छोटे। चाहे मछली पकड़ने का काम हो या फिर कपड़े बनाने का काम, इसी के लिए गांव पॉपुलर थे। कलकत्ता की अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले चैप्टर्स में भी ये चीज़ पढ़ी है कि छोटे छोटे गांवों को इकट्ठा करके इतने एक बड़े शहर का डिज़ाइन बना दिया गया था, या फिर एक बड़े शहर में इसको तब्दील कर दिया गया था। उसी तरीके से बम्बई जो है उसमें 7 आइलैंड्स को साथ में जोड़ के, जो बीच में गैप थे, मान के चलिए 7 आइलैंड है, बीच में थोड़ा थोड़ा पानी है, तो इन सबको फिल करके एक बड़े लैंडफॉर्म उर्फ बम्बई को, बॉम्बे को बना दिया गया था। मद्रास में भी जो टाउन प्लानिंग की थी वो अंग्रेजों ने अपने अनुसार की थी। सबसे पहली जो म्यूनिसिपैलिटी आती है वो भी मद्रास के नाम से आती है, जो अंग्रेज अपने तरीके से तैयार करते हैं। अब देखिए, पहले जो फिशिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वीविंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो अपने अनुसार चलती थी, और वो ट्रेड और जो विलेज का जो भी इकोनॉमी है वो उस हिसाब से चलती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करने लगेगी तो कंपनी सेंटर में आ जाती है, और जब कंपनी सेंटर में आ जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी चाहती थी उस हिसाब से होने लगी। जैसे कंपनी मद्रास में सेटलमेंट करती 1639, 1690 तक आपको पता है कलकत्ता में सेटलमेंट्स हो जाती है, लेकिन अभी तक फुल कंट्रोल नहीं आया है। फुल कंट्रोल के बारे में भी हम समझेंगे। बॉम्बे में आप देखते हैं 1661 में बॉम्बे आ जाता है कंपनी का कंट्रोल में, जब वहाँ अंग्रेज़ों का जो राजा है उसको दहेज में, पुर्तगाल जो राजा हैं वो दहेज में देते हैं बम्बई शादी में। उस समय बम्बई भी इनके कंट्रोल में आ जाता है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि मद्रास कब आया 1639, फिर उसके बाद कलकत्ता 1690, और बीच में आपको मिल गया था बम्बई भी। तो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। यहाँ पर कंपनी को पता था कि ये जगह जो है ये सब पोर्ट सिटीज़ हैं, या फिर यहाँ पर बंदरगाह पास है, तो उन्होंने ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर ऑफिसेज बनाना शुरू कर दिए। यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर करा दिया बढ़िया व्यवस्थाएं बना के। यहाँ पर आप देखिए ये कॉलोनियल सिटी है मद्रास। फोर्ट जॉर्ज दिखाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए फोर्ट बना हुआ है, और यहीं से ये पूरा अपना जो माल वगैरह होता था इसको कलेक्ट करते थे, और बेचने का पूरा काम है, आउटलेट का जो काम रहता था वो यहीं से किया जाता था। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं शुरू हो गई थी बनना। आप देखें
मिड 19 सेंचुरी आते आते तक ये जो सेटलमेंट्स हैं, जो कि एक किले के नाम पे फोर्ट विलियम बना लिया या फिर सेंट जॉर्ज बना लिया, इस तरीके से एक फोर्ट में कन्फाइन ना रह के बड़ी सिटीज़ में तब्दील हो रही थी। अब इसका बड़ा एग्जाम्पल देखें आप, मान के चलिए एक मंदिर बनाया जाता है, कोई भी मंदिर मान लीजिए आप कि एक्स भगवान का मंदिर बनाया जाता है। उस सर्कमस्टांसिस में आप देखेंगे मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, प्रसाद की दुकानें लग जाएंगी, रहने के लिए व्यवस्थाएं बन जाएगी, भोजनालय खुल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखो, मंदिर बस एक चीज़ है जो कि श्रद्धा से जुड़ा है, लेकिन उसके साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही। बिल्कुल वैसे ही जब सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, इस तरीके की चीज़ें बनती थी तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती थी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंटेंसिफाई होंगी तो वो धीरे धीरे पूरी पॉपुलेशन वहाँ पर आके बसने लगेगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड और अर्निंग लाइवलीहुड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से 19 सेंचुरी आते आते तक, मिड 19 सेंचुरी तक अच्छी खासी यहाँ पर सिटीज़ डेवलप हो गई थी। इंस्टीट्यूशंस में रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। किसके बेसिस पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर पे कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, दैट इज अ सेंटर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये हमें नहीं भूलना है। तो ये नए रूल की जो अथॉरिटी है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। जो इंडियंस हैं उनको अलग से चेंज समझ में आता था पॉलिटिकल डोमिनेंस में। इन जगहों पे जब ये पहुंचते थे तो उनको अलग से तब्दीली समझ में आती थी कि हाँ भाई, इन हवाओं में कुछ अलग है, इन शहरों में कुछ अलग है। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता का जो बेसिक लेआउट था, जो टाउन्स थे, जो उनकी सिटी प्लानिंग थी, वो बहुत ज़्यादा अलग थी पुराने जो इंडियन टाउन्स बनाए गए थे, जो मुगल राजाओं ने बनाए या फिर दूसरे राजाओं ने बनाए, या दूसरे जो शहर थे उनसे बहुत हटके थे। इनमें अलग से समझ में आता था कि इनका जो ओरिजिन है वो कॉलोनियल है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए हैं, ये साफ साफ समझ में आता था। जैसे इनका जो आर्किटेक्चर है उसको ये बात सोच के डिज़ाइन किया गया था, चाहे वो स्टोन हो, लकड़ी हो या फिर ईंट हो, हर चीज़ जो भी करी जाती है वो इस तरीके से करी जा रही थी ताकि कॉलोनियल ओरिजिन उसका साफ साफ उसमें से झलके, उसकी डिज़ाइन में से झलके। जैसे बंगलो बनाए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, या फिर आपके जो पैलेशियल हाउसेज, जो पैलेसेस बनाए जाते थे रिच मर्चेंट्स, पैसे वालों के लिए, वो भी उस तरीके से आपको देखने मिलेंगे। साथ में जो लेबरर्स के लिए जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाई जाएंगी, इन सब में आपको अलग अलग सोशल रिलेशंस रिफ्लेक्ट होते देखेंगे, समझ में आएंगे। बात करी जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो टाउन को उनका ऐसा स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैरेक्टर देता था। सबसे पहले आप देखें तो जनरल सेंस में माना जाता है कि जो टाउन्स है उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अपोजिट है, या फिर आप देखें तो कंट्रास्ट है रूरल एरिया से। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें या फिर कल्चर की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्ट देखने मिलता है। एक तरफ जो कंट्री साइड है वहाँ पर कल्टिवेशन होना है, कल्टिवेशन मेन सोर्स ऑफ इनकम है, एनिमल रेयरिंग हो गया, या फिर उनको जब भी किसी चीज़ की लकड़ी की ज़रूरत है या किसी सामान की ज़रूरत है तो वो जंगल से उस चीज़ को कलेक्ट किया करते थे। दूसरी तरफ आपको टाउन में आर्टिसंस मिलेंगे, ट्रेडर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको कोई कल्टिवेटर नहीं मिलने वाला, साथ में रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है। इसके अलावा आप देखें तो टाउन जो है वो डोमिनेट कर रहा है। जो भी रूरल पॉपुलेशन यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके आएगी, उससे जो सरप्लस जनरेट होने वाला है, जो टैक्सेस आने वाले हैं एग्रीकल्चर से, उसी से टाउन्स फल और फूल रहे थे। टाउन्स और सिटीज़ की खासियत ये हुआ करती थी कि उनके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी वॉल्स हुआ करती थी, किलाबंदी की जाती थी, और किलाबंदी करने की वजह से ये फोर्टिफाइड होते थे। अब फोर्टिफाइड करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स रह रहे हैं और इनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हमें वॉल्स की फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। और ये फोर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं एक सेग्रीगेशन भी जनरेट करता था, एक सेपरेशन भी जनरेट कर रहा है कंट्री साइड के से लेके। मान के चलिए यहाँ पर ये आपके गांव हैं छोटे छोटे, लेकिन बीच में एक टाउन बना है जिसमें वॉल है, फोर्टिफिकेशन है, इससे सेफ्टी भी है और कहीं ना कहीं एक सेपरेशन भी आपको देखने मिलता है। लेकिन ये सेपरेशन बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे सेल में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिससे पानी अंदर बाहर जाता रहता है, फ्लूइड और मिनरल्स जाते रहते हैं, उस तरीके का काफ़ी फ्लूइडिक है ये इंटरचेंज होता है सेपरेशन में। जैसे पीसेंट्स की बात करें तो पीसेंट्स जो है वो लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करेंगे बहुत सारे अपने रीजन्स के लिए, कभी श्रद्धा के हिसाब से जाएंगे, पिलग्रिमेज के लिए, दर्शन के लिए जाएंगे, और जब वो दर्शन के लिए निकलेंगे तो मान के चलिए एक गांव से वो दूसरे गांव तक या एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो बीच में बहुत सारे टाउन्स पड़ते थे। साथ में अगर कहीं भुखमरी आ जाए, फमाइन आ जाए, जब खाने को ना हो, तब भी सब टाउन्स की तरफ दौड़ते थे, शहर की तरफ दौड़ लगाते थे। इसके अलावा आप देखें कभी कभी रिवर्स ह्यूमन फ्लो भी होता था। अब ये रिवर्स क्यों होगा कि लोग जो है टाउन के वो विलेज की तरफ क्यों भागेंगे?
वो तब भागते थे, मान के चलिए टाउन्स पे अटैक हो जाए। अब टाउन्स पे जब अटैक होगा, इसके अंदर अटैक हो गया, तो ये सब लोग जो है वो गांव में छुप जाएंगे, गांव में भाग जाएंगे ताकि इनकी जान बचाई जा सके। इसके अलावा जो ट्रेडर्स हो गए और भी पेटर्स वगैरह हैं जो जाकर विलेज में व्यापार करते थे, ये भी पहुंचेंगे। ट्रेडर्स जाएंगे विलेजेस में और ज़रूरत पूरी करेंगे। आज भी ये चीज़ होती है। आज भी जो बड़ी एजेंसीज होती हैं वो छोटी छोटी मोटरसाइकिलों पे या एक्सेसिबल व्हीकल्स पे सामान लाद के गांव तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको कोको कोला, स्प्राइट, लेस, कुरकुरे, इस तरीके की चीज़ें जो शहर में मिल रही है, शहर में जिसकी एजेंसी है, वो चीज़ें भी आपको गांव में इसी सिस्टम की वजह से, ट्रेडर एंड पेडलर्स की वजह से वहां पर मिल जाती है। तो कैसे यहाँ पर एक्सटेंड करना है मार्केट, और विलेज भी एक तरीके से मार्केट है जो टाउन में प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए। तो ये भी नया पैटर्न ऑफ कंजम्पशन आपको देखने मिला कि किस तरीके से एग्रीकल्चर से जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो टाउन में गई, और टाउन से जो प्रोड्यूस होकर आ रहा है वो वापस आपको विलेजेस में देखने मिलेगा, कंट्री साइड में देखने मिलेगा। बात करें 16 और 17 सेंचुरी की, तो ये जो टाउन्स मुगल्स टाइम पे थे, अच्छे खासे अपने चरम सीमा पे थे, बिल्कुल अपने एपोजी पे थे। तो उनने जो टाउन्स डेवलप करे उसमें एक खासियत ये थी कि उन टाउन्स में पॉपुलेशन अच्छी खासी होने वाली है, जो बिल्डिंग्स है वो मुगल स्टाइल के हिसाब से बनने वाली हैं, और वो बिल्डिंग्स रिप्रेजेंट करेंगी कि इंपीरियल पावर कितना है, इंपीरियल ग्रैंडोर और वेल्थ। आप जैसे मान के चलिए, आप किसी से मिलने जाते हैं, आप उसका मकान बाहर से देखेंगे और कहेंगे अरे इनका मकान तो मकान नहीं है, बंगला है। तो कहीं ना कहीं उस मकान से वो अपना ग्रैंडियर दिखा रहे हैं कि वो पैसे वाले हैं। तो ये जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, जो मॉन्यूमेंट्स होती थी, ये कहीं ना कहीं जो साम्राज्य का राजा है वो कितना पैसे वाला है ये समझ में आता था। आगरा, दिल्ली और बंबई उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपीरियल सेंटर्स हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के हिसाब से। तो अपने हिसाब से उन्होंने कि दिल्ली जो है वो सेंट्रल लेवल पे, दिल्ली तो आप जानते हैं 2014 में भी मेंस में सवाल आया था कि वाई दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में तो आप जानते हैं, दिल्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। आगरा शुरू से लोधी डायनेस्टी में भी और उसके बाद अकबर के टाइम पे भी, अकबर से लेके जहांगीर तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा आगरा। उसके बाद शाहजहां जो है अपना फोकस चेंज करते हैं और शिफ्ट करके उसको दिल्ली ले जाते हैं। जहांगीर के लिए इवन दो लाहौर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वही एंट्री थी, वेस्ट से जो एंट्री है वो उसी जगह से होती है, लाहौर के एरिया से। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। हमारी थीम 2 जो थी 12वीं की, उसमें कि मनसबदारी और जागीरदारी होने वाली है। मनसब दे दिया कि एक सेट ऑफ लैंड है, उसमें से जो रेवेन्यू आ रहा है उससे आपको एक प्रॉपर आर्मी मेंटेन करके रखनी है, एक्स अमाउंट ऑफ पीपल की। मान के चलिए 100 सोल्जर का मनसब है तो आपको 100 सोल्जर मेंटेन करके रखने हैं। उसके अलावा रेवेन्यू सिस्टम एक जागीरदारी भी है, जागीरदारी, जमींदारी वगैरह हम अभी देख भी चुके हैं, महलवारी, रैयतवारी और जमींदारी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में एम्पायर के इस तरीके से काम चल रहा है। टाउन्स में जो सिटीज़ है वहाँ पर घर बनाए जाएंगे और वहाँ से पूरा सेंटर कंट्रोल करा जाता था। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है कि यही जो हाउसेज हैं एम्पायर में, जो अलग अलग जगह हैं, वही स्टेटस और प्रेस्टीज को रिप्रेजेंट भी करते थे और पावर को कंट्रोल और इफेक्टिवली एक्सरसाइज करने के लिए भी हेल्प करते थे। अब इसके बाद एक बात आप समझिए कि अगर ये बड़ा हाउस बनाया गया है एक जगह पे, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट है, तो आप कलेक्ट्रेट जैसा एग्जांपल ले लीजिए कि मनसबदार है एक कलेक्टर उस जगह का। अब वो इतने बड़े मकान में रहेगा, पावर एक्सरसाइज करेगा, तो उसको ज़रूरत है लोगों की, उसको वैरायटी ऑफ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। वो पान भी खाएंगे, वो डांस भी देखेंगे, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, उनको पेंटिंग बनवानी है, अपनी पेंटिंग भी बनवानी है, बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े पहनने हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो सर्विसेज हैं उनकी उनको ज़रूरत पड़ने वाली है। गांव से उनको गेहूं और अनाज मिल जाएगा जो खाने की ज़रूरत है, और वो अर्बन मार्केट्स में आने वाला है। इसके अलावा आप देखिए तो जो आर्मी है उनको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आर्मी कहाँ रहेगी? टाउन में। टाउन में क्यों रहेगी? क्योंकि यहीं पर आपके रूरल और एडमिनिस्ट्रेटर रह रहे हैं। ये पूरा जो ट्रेजर है, ये जो पूरा पैसा है, वो फ्लो होके आएगा इंपीरियल कैपिटल में, और इंपीरियल कैपिटल में आप देखेंगे कि एम्परर रहने वाले हैं। एम्परर रहेंगे इस कैपिटल में, जहाँ पर पैलेस बनाए जाएंगे, महल बनाए जाएंगे जो कि फोर्टिफाइड है, वॉल्स बनाई जाएंगी, टाउन बनाए जाएंगे, वो भी फोर्टिफाइड होंगे। आप शाहजहानाबाद का अगर मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से पूरा जो टाउन था पूरा फोर्टिफाइड करके रखा गया था। कहने का मतलब बड़ी बड़ी दीवारों से इसको एनक्लोज करके रखा गया था। एनक्लोज करेंगे, अब एंट्री एग्जिट के लिए प्रॉपर गेट्स होने चाहिए, तो अलग अलग एंगल्स में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसी सिचुएशन होती थी उस हिसाब से गेट्स भी बनाए जाते थे एंट्री के लिए। अब जो टाउन है इसके अंदर फैसिलिटी देनी है तो गार्डन भी होंगे, मस्जिद होंगे, मंदिर होंगे, टूम्स भी हुआ करते थे, मकबरे होंगे,
पढ़ाई के लिए कॉलेज होंगे, शॉपिंग के लिए बाजार होंगे। आज के समय जो मॉल है वो वाली व्यवस्था उस समय मजार में दे दी जाती थी। और कैरावैन सराय, मान के चलिए एक व्यापारी है जो एक टाउन से दूसरे टाउन जा रहा है, तो उसकी जो कैरावैन है उसको रुकने के लिए व्यवस्था चाहिए, वो कैरावैन सराय भी दी जाती थी। आप देखिए टाउन में यहाँ पर फोकस जो होता था, मतलब मेन पार्ट ऑफ अटेंशन वो पैलेस होता था और प्रिंसिपल मॉस्क होगा। मुगल एम्पायर की बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलरली। साउथ में हम बात करें तो जैसे मदुरई और कंचीपुरम जो है ये इंपॉर्टेंट जगह हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर जो प्रिंसिपल फोकस है वो टेंपल पे रहने वाला है। मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया था कि अगर टेंपल या फिर कोई पर्टिकुलर मॉस्क या फिर कोई भी इस तरीके का एक बिल्डिंग बनती है तो इससे कमर्शियल एक्टिविटीज कितनी बढ़ जाती हैं, वो अपने आप में एक कमर्शियल सेंटर हो जाता है। जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो इस तरीके से कॉन्साइड करते थे कि मेले भी लग जाए और उसी समय व्यापार भी हो जाए। और इस सारे जो कंट्रोल है, इस सारे कंट्रोल और अथॉरिटी का काम जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपके एम्परर का। जो आपका रूलर है उसी का पूरा अथॉरिटी रहने वाली है, वही इन सारी चीज़ों को चलाते थे। जैसे ये देखिए शाहजहानाबाद 1856, ये पूरी जो वॉल है वो सराउंड कर रही है पूरी बिल्डिंग को। एक तरफ पानी था और आगे की तरफ आप देखेंगे तो ये पूरी दीवारें वगैरह थी। 1857 में आपको पता है लड़ाई के बाद फिर इसमें ब्रिटिश कैंटोनमेंट एस्टैब्लिश कर दी गई थी। रूलर्स से किस तरीके के रिलेशन है ये डिटरमाइन करता था कि लोग किस ग्रुप और क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे नोबल्स जो होंगे वो हायरार्की में ज़्यादा क्लोज होंगे रूलर से, इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। और इसी तरीके से पूरी एक सोसाइटी बनी होती थी टाउन की। यहाँ पर जो सोशल ऑर्डर है ये बिल्कुल फिक्स था, सबको अपनी अपनी पोजीशन पता थी। तो ज़्यादा दिक्कत यहाँ मिडिवल टाउन्स में आपको देखने नहीं मिलेगी मुगल एरा के टाइम पे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो ऑर्डर मेंटेन करने का काम है, इंटरनल अफेयर्स मेंटेन करने का काम है और पुलिसिंग का जो काम रहता था ये सब कोतवाल के द्वारा किया जाता था। तो कोतवाल एक तरीके से आप समझ लीजिए मिडिवल एरा में जो पुलिस का काम है आज के समय में वो पूरा काम कोतवाल करता था। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है मैच द कॉलम में आ जाती हैं चीज़ें। तो अगर आपको मैच करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, तो आपको कोतवाल जैसे टर्म्स आ सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री से अक्सर टर्म्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। 18th सेंचुरी आ जाती है और बदलाव शुरू हो रहे हैं। अब बदलाव में देखिए किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। पॉलिटिकल और कमर्शियल रीअलाइनमेंट हो रहा है क्योंकि एक बड़ा पेड़ गिर गया है, मतलब जो मुगल पावर है अब वो डिक्लाइन कर रहा है। जब वो डिक्लाइन करेगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो टाउन्स, जो बस्तियां उनने बसाई थी, जैसे बड़े बड़े सिटीज़ की बात करें, दिल्ली, आगरा, जो अपने आप में बहुत बड़े ग्रैंडेर टाउन थे जहाँ पर व्यापार होता था, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे मिडिवल टाइम में, वो अब एक तरीके से अपनी प्रायोरिटी लूज़ कर देंगे, अपना जो स्टैंड था, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लूज़ कर देंगे। रीजनल कैपिटल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर वाला, पूना, नागपुर, बड़ौदा जो गुजरात में बड़ोदरा है आज, और तंजौर तमिलनाडु में तंजबूर के नाम से है जो। तो इस तरीके से अब रीजनल सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं। अब रीजनल सेंटर्स डेवलप होंगे तो इसके साथ में आप देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ट्रेडर्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, ये सब भी रोटी कपड़ा और मकान के लिए शिफ्ट होना चालू होंगे, माइग्रेट होंगे। ये वर्क और पैट्रोनेज ढूंढेंगे और पुराने मुगल टाउन्स को छोड़ के नए शहरों में पहुंच जाते हैं, नए कैपिटल्स में पहुंच जाते हैं। कभी भी आप देखेंगे जब बड़ा पेड़ गिरता है किसी जंगल में तो आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए जो इकोसिस्टम है उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए दिक्कतें होने वाली हैं, थोड़ा समय लगने वाला है। और आप देखें जैसे ही मुगल किंगडम कमज़ोर होता है, डिक्लाइन करता है, उसके बाद छोटे छोटे नए किंगडम्स आते हैं। और ये नए किंगडम कब आएंगे? जब इनमें लड़ाइयाँ होंगी। ये जो कंटिन्यूस वॉरफेयर हो रहा है, इसी वॉरफेयर में आप देखेंगे कि हमें फ़ौज की ज़रूरत है। फौज इनके पास है नहीं तो ये भाड़े के टट्टू उठाएंगे, जिनको आप मर्सनरीज के तौर पे जानते हैं, जिनका पेशा ही था लड़ना। उनको आप पैसे दीजिए, ये पैसे के लिए आप लड़ेंगे, ये इनका काम होता था। तो जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं ये दोनों मर्सनरीज को हायर करते थे और मर्सनरीज इनके लिए लड़ा करते थे। ये एग्जाम्पल आपको समझा रहा है कि भाई इंप्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, नए एवेन्यूज खुल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के। जैसे एक समय किसने सोचा था कि जो ट्रैक्टर है वो आ जाएगा तो जो प्लॉइंग वाला काम है वो बुल करते हैं, जो वो ट्रैक्टर करने लगेंगे। तो जिस तरीके से ट्रैक्टर ने बुल को रिप्लेस कर दिया, उसी तरीके से एक स्पेसिफिक फिक्स्ड स्टैंडिंग आर्मी को मर्सनरीज ने रिप्लेस कर दिया था इस सिचुएशन में। नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो छोटे छोटे जो अर्बन सेटलमेंट्स आ रही थी कस्बा और गंज के नाम से, दरियागंज, गैरतगंज, इस तरीके से डेवलप होने लगे नॉर्थ इंडिया में। जो भी पावरफुल ऑफिशियल्स थे तो उन्हें अपने अपने
थोड़ा बहुत पीस ऑफ द केक लेके पावर एस्टैब्लिश कर लिया। ये जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है, अब सेंट्रलाइजेशन मतलब आप समझ गए कि मुगल राजा पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया क्योंकि मुगल पावर जो है वो डिक्लाइन कर गया है। ये बड़ा ही अनइवन था, कहीं पर लड़ाई रुक ही नहीं रही है, चलती जा रही है, प्लंडर हो रहा है, लूटमार हो रही, गांव जलाए जा रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, और कहीं पर अच्छी खासी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपको देखने मिलेगी। तो कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं, लेकिन कहीं सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, इकोनॉमिक डिक्लाइन है। आप देखिए जो नेटवर्क है ट्रेड का वो भी चेंज हो रहा है, और ये हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। यूरोपियन कंपनीज जब आके सेटल होती हैं पणजी में, गोवा में, ये पोर्चुगीज आते हैं 1510 में, बढ़िया अपना फैक्ट्री की व्यवस्था बना लेंगे, व्यापार करेंगे। मसूलीपट्टनम में डच लोग आ जाते हैं, 1639 में ब्रिटिश मद्रास में आ जाते हैं, और फ्रेंच जो है वो पुडुचेरी से कंट्रोल कर रहे हैं, आज के समय में जो पुडुचेरी है उससे कंट्रोल कर रहे हैं 1673 में। सबसे लेट कौन आ रहे हैं? फ्रेंच, ये याद रखना है। इस तरीके की सवाल आते हैं और मैं इसको इस तरीके से याद रखता हूँ, PDEF। अब P से पोर्चुगीज, पोर्चुगीज के बाद डच, डच के बाद इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद फ्रेंच। तो ये PDEF से याद रखें, आपको मदद मिलेगी। अब बात करें हम जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जैसे ये बढ़ेंगी तो क्या होगा? टाउन्स भी बढ़ेंगे, टाउन्स बढ़ेंगे, और कुछ टाउन्स बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं एज अ ट्रेडिंग सेंटर। 18th सेंचुरी आते आते तक आप देखते हैं जो पूरी मुगल एम्पायर थी वो लैंड बेस्ड थी, मतलब जो उनका व्यापार चलता था वो ज़मीन पे ज़्यादा था। पूरे एशिया में आप देखेंगे तो लैंड रूट डेवलप करी गई थी, सिल्क भी जाएगा अगर, या कुछ भी सामान जाना है, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, सब कनेक्टेड थे वाया लैंड रूट, ज़मीन से। इसको रिप्लेस कर दिया जाता है और सी बेस्ड यूरोपियन एम्पायर डेवलप हो जाती है। सब पोर्ट्स बना लेते हैं और अब सब जो भी सामान जाएगा वो जहाज़ों से जाएगा। अब जहाज़ों से जा रहा है तो सिर्फ यूरोप नहीं जाएगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड पे इंटरनेशनल ट्रेड में जहाज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। मर्केंटलिज्म आ जाता है, मतलब एक देश इकोनॉमी अपनी बढ़ाएगा दूसरे देशों को की मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करके। मतलब सीधा सीधा आप ये देखिए कि दूसरे का खून पी के ये अपने आप को बड़ा करेंगे। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद शुरू हो जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने का काम चालू हो जाता है, और इससे सोसाइटी में भी बहुत तब्दीलियां आ रही हैं। ये देखिए गोवा की फोटो है, ये जे ग्रिक्स 1812, ये गोवा का व्यू था, ये सिनेरियो था, आपको सामने दिख रहा है। अब मिड 18th सेंचुरी में क्या होने वाला है? नए फेज आते हैं। कमर्शियल सेंटर्स जो पहले हुआ करते थे, दिल्ली आगरा लाहौर, पहले जो कमर्शियल सेंटर्स थे, अब वहां से शिफ्ट होके इंटरेस्ट कहीं और आने वाला है। पुराने आप पोर्ट सिटीज की बात करें तो पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सूरत, मसूलीपट्टनम और ढाका बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। 17th सेंचुरी में इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में माल यहीं से जा रहा है। चाइना से जाना है तो ढाका के साइड से चला जाएगा, मसूलीपट्टनम की साइड से चला जाएगा। अरब स्ट्रेट कंट्रोल करते थे अच्छा खासा, सूरत और मसूलीपट्टनम के पास का, केरला के पास का। लेकिन जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी होगा 1757 में होता है, और फाइनली 1764 बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद तो अंग्रेजों ने गजब का कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रही थी, वो एक्सपैंड होती है, वो कॉलोनियल पोर्ट सिटीज को डेवलप करती है, जैसे मद्रास, कलकत्ता और बंबई। इन सबको डेवलप कर लिया जाता है, और इसके साथ ये नए इकोनॉमिक कैपिटल्स के तौर पे फ्रेम में आते हैं। अब जब इकोनॉमी किसी जगह की बढ़ती है, जैसे आप देखें बंबई, तो बंबई अकेली की इकोनॉमी अगर बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप में एक इकोनॉमिक पावर हब है, तो उसके लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ व्यापार होता है वहाँ और भी चीज़ें तो होती हैं, तो यहाँ पर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करा जाएगा इन जगहों पे, और ये पॉलिटिकली भी बड़े फ्रजाइल होंगे, इसीलिए पॉलिटिकल पावर भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। जिसके हाथ में बॉम्बे है उसके हाथ में पूरा महाराष्ट्र है, इस तरीके का अप्रोच आप समझ सकते हैं। नई बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंस्टीट्यूशंस डेवलप होंगी तभी तो सारे काम हो पाएंगे। फिर जहाँ आपको व्यापार बढ़ाना है वहाँ आपको अर्बन स्पेसेस की ज़रूरत है। ये अर्बन स्पेस जो बनने वाले हैं ये सामान्य मुगल स्टाइल में नहीं बनने वाले, जैसे लाल किला और कुतुब मीनार बने वैसे नहीं बनने वाले। खैर कुतुब मीनार तो दिल्ली सल्तनत का है, जैसे लाल किला या फिर फतेहपुर सिकरी बना है वैसे नहीं बनने वाले, ये अलग तरीके से बनाएंगे। ये कॉलोनियल सिटीज़ बना रहे हैं। आप देखें धीरे धीरे सिटीज़ को अमेरिका जो कॉलोनियल स्टाइल है, जो ब्रिटिश स्टाइल है, उसके हिसाब से डेवलप करा जाएगा। नए ऑक्यूपेशंस डेवलप होंगे, नए पेशे आने वाले। जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लें, दिल्ली में आपने एक मेट्रो स्टेशन बना दिया, जब आप मेट्रो स्टेशन बनाएंगे तो क्या क्या ऑक्यूपेशन डेवलप होंगे?
अगर कोई आदमी मेट्रो से उतरेगा तो उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 3 व्हीलर रिक्शा चाहिए, रिक्शा पुलर्स चाहिए, 2 ऑक्यूपेशन डेवलप हो गए। कोई अगर ऑफिस जा रहा है और उसके जूते गंदे हैं तो उसको बूट पॉलिश की व्यवस्था चाहिए, तो वो भी मेट्रो स्टेशन के नीचे मिल जाएगी। किसी को अगर नाश्ता करना है, खाना खाना है, वो वहाँ पे मिल जाएगा। एटीएम वहाँ पे होंगे तो एटीएम का चौकीदार की नौकरी मिल गई। इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चालू होती है। और यहाँ पर भी जब नई सिटीज़ डेवलप हुई तो बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नए नए तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चालू हो जाती हैं, नए ऑक्यूपेशंस, नए एम्प्लॉयमेंट के चांसेस खुल जाते हैं। 1800 आते आते तक बड़ी सिटियों में काउंट होने लगी थी ये 3 सिटियां, जिनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। यहां पर जरूरी हो गया कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ब्रिटिशर्स ने डिटेल रखना चालू कर दिया। इनकी सबसे अच्छी खासियत ये थी कि रिकॉर्ड्स बढ़िया रखते थे। ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखेंगे और उसको रेगुलेट करते थे। अपने कमर्शियल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए सारी चीजें कर रहे थे। कितना व्यापार हो रहा है, कहाँ पॉसिबिलिटी है, कमर्शियल पॉसिबिलिटीज देखते थे, उनको फील कर लेते थे, फीलर्स गेज डाल के कि कितना व्यापार हो सकता है। हाउस होल्ड की व्यवस्था देख लेंगे, अलाइनमेंट ऑफ रोड देख लेंगे, और टैक्सेशन कैसे रखना है वो सब समझते थे। साथ में ज्योग्राफी जो है कि नदियाँ कैसी हैं, वेजिटेशन क्या है, सॉइल टाइप क्या है, हिल्स कहाँ पे हैं, इन सब के हिसाब से वो अपना स्ट्रक्चर प्लान करते थे डिफेंस पर्पज से। क्योंकि वॉरफेयर में ज्योग्राफी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने अगर कोई भी ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें वॉर प्लानिंग या फिर जनरल का जो काम होता है वो देखने मिला होगा तो आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चंगेज खान की जो पहली लड़ाई चंगेज खान जीते थे वो इसीलिए जीते थे क्योंकि ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिल गया था उनको। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वॉरफेयर में। सही मायने में हर चीज़ के लिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वॉरफेयर के टाइम पे, डिफेंस के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब देखें 19th सेंचुरी में ये ब्रिटिशर्स जो हैं इनको पैसे की दरकार है। पैसे की दरकार है तो ये क्या करेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ डेवलप करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में नाली साफ रखनी है, रोड बनाना है, मच्छर नहीं होने चाहिए उनकी व्यवस्था करनी है आपको, और साफ सफाई रखनी है, कचरा फेंकना है, डिस्पोजल करना है, इन सब के लिए टैक्स कलेक्ट करने हैं। तो इसके लिए इन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स रख दिए। इसके अलावा आप देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी शेयर कर दिया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इन्होंने रख लिए कि आओ भाई, ये पानी का जो खर्चा है वो तुम इकट्ठा करो लोगों से, नालियाँ वगैरह साफ कराओ, रोड बनवाने का काम है, पब्लिक हेल्थ का काम है, ये सब ध्यान दो। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को इतना काम दे दिया। धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, और जब बढ़ेंगे तो प्रॉपर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड रूम्स डेवलप करे जाते हैं, और ये रिकॉर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अलग अलग रीजन्स की इंफॉर्मेशन जानने में। मिड 19th सेंचुरी आते आते तक लोकल सेंसस होने लगते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनमें जनगणना टाइप होने लगती है, जानकारियां ली जाने लगती हैं। और 1872 आता है और फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस हो जाता है। ये तारीख याद रखें, 1872। बात इतनी सी है कि सवाल में क्रोनोलॉजी में जमाने आ जाता है। यूपीएससी में सवाल आते हैं, जैसे 2019 में आया, कि 2018 में भी आया था कि क्रोनोलॉजी के अनुसार आप बताएं 1 2 3 3 2 4 5, इस तरीके से आपको अरेंज करने पड़ते हैं। तो क्रोनोलॉजी कब पता चलेगी, जब तारीखें याद होंगी। 1872 याद रखें, फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस। उसके बाद से आदत लगी इनको, हर 10 साल में सेंसस करने लगे, एक रेगुलर फीचर बन गया। ये जो सेंसस था ये अर्बनाइजेशन कैसे हुई, अर्बनाइजेशन के बारे में जो डेटा है वो अच्छे तरीके से कलेक्ट करा जाता था। हमें समझ में आता है कि अर्बनाइजेशन कैसे हो रही है, इसके बारे में हमें इस चीज़ से पता चल रहा है। बहुत सारे टेबल्स बनाए जाएंगे, जैसे डेथ के बारे में, डिजीज़ के बारे में, लोग कितने रह रहे हैं, कितनी उम्र है उनकी, क्या सेक्स है उनका, कास्ट क्या है, पेशा क्या है उनका। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को ये इकट्ठा करते थे। लेकिन परेशानी यहाँ पर भी थी, परेशानी थी इसमें क्लासिफिकेशन की। ये जो सेंसस कमिश्नर हुआ करते थे ये कैटेगरीज को काफ़ी डाइवर्स करके अच्छे तरीके से जमा तो देते थे, लेकिन इसमें जो ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज़ हैं उनको कैप्चर करना दिक्कत थी। अब ये ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज़ क्या है, तो मान के चलिए एक आर्टिसन है, एक आदमी जो मूर्ति बना रहा है वो अपनी मूर्ति बेच भी रहा है, तो क्या आप उसको व्यापारी कहेंगे या फिर आप उसको आर्टिसन कहेंगे, मूर्तिकार कहेंगे? या फिर एक किसान है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगा है, वो जाके शहर में अपनी फसल को भी बेच रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या आप उसको किसान कहेंगे या फिर आप उसको व्यापारी कहेंगे? इस तरीके के सवाल जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। फिर से देखिए, 7 आइलैंड्स को मिला के बॉम्बे बनाया गया था और बॉम्बे में एक फोर्ट तैयार किया गया था। यहाँ पर ये जो है छोटे छोटे ये जो डॉटेड लाइन्स हैं, इससे आपको समझ में आया कि 7 इन्होंने वो बना दिए थे बॉम्बे के लिए, आइलैंड जोड़ के बॉम्बे बना दिया था। और ये फोर्ट सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर थी।
ये बॉम्बे का प्लान हो गया। साथ में आप देखिए सेंसस में कुछ और भी परेशानियां थी। जैसे अपर कास्ट की बात करें तो अपर कास्ट के लोगों में एक चलन था कि जो हाउस होल्ड में जो विमेन है उनकी जानकारी ज़्यादा लोगों को ना मिले, थोड़ा सेक्लूडेड रखते थे, थोड़ा अलग से रखते थे, पब्लिक की नज़र ना पड़े, पब्लिक इंक्वायरी ना हो, इन सब चीज़ों को वो अवॉइड करा करते थे। तो इस वजह से जो सेंसस का डाटा है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। सेंसस में एक और चीज़ पाई गई कि लोग जो हैं वो अपने आप को हायर स्टेटस से कनेक्ट करके, एसोसिएट करके अपने आप को दिखा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटीज़ बता रहे हैं। अब वो कैसे? कुछ लोग ऐसे थे जो शहर में हॉकर का काम कर रहे हैं, मतलब एक सामान दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। जैसे सिलेंडर के हॉकर होते हैं, जो गैस सिलेंडर है वो एजेंसी से उठाएगा और आपके घर तक लेके आएगा। तो इस तरीके के काम कर रहे हैं। छोटे मोटे सामान बेचते हैं सीजनल, मान के चले बारिश है तो छतरी बेच रहे हैं, उस तरीके से। और इसके अलावा वो लेबर्स का काम कर रहे हैं। जब किसानी का काम मिल गया, जब मजदूरी का काम मिल गया वो कर लिया, नहीं तो सीजनल काम करे या हॉकर का काम करे। वो अपने आप को सेंसस में दिखाते थे जैसे वो व्यापारी हैं, ताकि उनका जो सोशल स्टेटस है वो बड़ा दिखे और इनको सम्मान मिले, या फिर जो ट्रेडर को एक सम्मान की नज़र से देखा जाता था, इसीलिए अपने आप को एज अ ट्रेडर दिखाते थे सेंसस में। एक और बड़ी परेशानी, जो डेथ के फिगर्स हैं। अब पहली चीज़, जो बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो रहा। साथ में अगर किसी को कोई बीमारी हो रही है तो वो लाइसेंस डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। उसकी वजह से बहुत सारे डेटा मिसिंग है, बहुत सारी जगह पर डिस्क्रिपेंसीज आई हैं सेंसस में। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो जो सर्वे मैप्स हैं और जो रिकॉर्ड इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं डिटेल प्राप्त करने में, इन कंपैरिजन टू प्री कॉलोनियल सिटीज़। मतलब पहले ब्रिटिश राज के पहले जो स्थिति थी उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है हमें कि अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है, अर्बन ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है ये कैसे हो रहा है। लेकिन जैसे ही कॉलोनियल रूल आता है तो इन सारी चीज़ों की अच्छी खासी जानकारी हमें मिल जाती है। 1800 आ जाता है और ट्रेंड्स में चेंज आ रहा है। अब 1800 आ रहा है, लेकिन इंडिया में आप देखेंगे अर्बनाइजेशन बहुत धीमे रफ्तार से हो रहा है। घोंगा आपने देखा है? इस तरीके से होता है, एक शेल होता है उसका और ऐसी पूंछ होगी और आगे जाके 1 2 3 ऐसे निकल जाते हैं। तो उस तरीके से बड़ी स्लगिश सी स्पीड में यहां पर अर्बनाइजेशन आपको देखने मिल रहा है। 20वीं सेंचुरी के शुरू के डेकेड में आप देखें तो बहुत स्लोली धीरे धीरे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन 1900 से 1940 इन 40 सालों में लगभग 3% का इजाफा होता है अर्बन पॉपुलेशन में। 10% से ये पॉपुलेशन 13% हो जाती है। सही मायने में जमीनी तौर पे पिक्चर अभी भी चेंज नहीं हुई। ये जो अर्बन डेवलपमेंट है, इनके जो पैटर्न्स थे ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहने वाले हैं। स्मॉल टाउन्स जहां पर अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की बहुत कम है, वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अब ये चीज़ तो आपको आज भी देखने मिलती है, जो छोटे टाउन्स होते हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। इसीलिए तो देखिए सिलिकॉन वैली बेंगलोर में बना लो, आईटी सेक्टर पुणे में है, दिल्ली में है, बंबई में है, लेकिन स्मॉल टाउन्स आज भी उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, उतने अच्छे से इंटीग्रेट नहीं हुए हैं मेन फ्रेम इकोनॉमी में। कलकत्ता, बंबई और मद्रास ये ऐसी जगहें थी जहां पर आज भी अपॉर्चुनिटीज हैं और उस समय भी अपॉर्चुनिटीज थी, जिसकी वजह से ये सिटीज जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं, स्प्रॉल कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं और बहुत अच्छी स्पीड से डेवलप कर रही हैं। यहां पर जो भी चीजें हो रही, अर्बन सेंटर्स जो हैं वो एक्सपैंड करेंगे, नई कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स डेवलप करेंगे। तो ये 3 सिटीज बाकी सिटियों के कंपैरिजन में या बाकी सिटीज को निग्लेक्ट करते हुए अपने आप में डेवलप हो रही। जब ये कॉलोनियल इकोनॉमी के हब बने तब कलेक्शन डिपोज के तौर पे इनको यूज किया जाने लगा, इन 3 शहरों को। जब तक इंडियंस मैन्युफैक्चर कर रहे थे, इंडियंस का सामान बाहर भेजा जा रहा था, तब तक यहां पर क्या हो रहा है, कलेक्शन करके कलेक्शन डिपोज के तौर पे पूरा माल रख लिया जाएगा, फिर वो जहाज में चढ़ा के भेज दिया जाएगा यूरोप। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है लगभग 1750 के आसपास, आप देखेंगे ये जो पिक्चर है रिवर्स हो जाती है। इंग्लैंड से फिर माल बन के आएगा शिप पे रख के और फिर वो जाएगा आपके इन सेंटर से पूरी जगह पर एक्सपोर्ट होने, पूरी जगह पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है। फिर इंडिया क्या बन के रह जाता है? इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल का सोर्स बन के रह जाता है, एक सप्लाई सेंटर बन के रह जाता है। जो पहले अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, अब वो सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने लगा था। अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो ट्रेडिशनल इंडियन टाउन से बहुत अलग होने वाली हैं। ये जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं इनकी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज से बहुत अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। 1853 आता है, आपको मालूम है पहली बार रेलवे चलाई जाती है मुंबई टू थाने, वो हमें पता भी है।
कौन से वाइसरॉय के समय होती है आपको पता है? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही थी इस तरीके की, पीडब्ल्यूडी चालू होता है और भी बहुत सारे काम, टेलीग्राफ, रेलवे सब आ जाता है। अब इसने किस्मत ही बदल दी इन टाउन्स की, इन शहरों की किस्मत ही बदल गई। बहुत सारे जो कलेक्शन सेंटर्स, ट्रेडिशनल टाउन्स रिवर रूट्स पे पड़ा करते थे या फिर पुराने रास्तों पे पड़ा करते थे, अब उनकी दुकानें बंद। यहाँ पर ये जो रेलवे स्टेशन है ये कलेक्शन डिपो के तौर पे काम आते हैं और रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है। बाद में फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है तो फिर इंपोर्ट्स करके जो सामान लेके आते हैं भारत में उसको बांटने के लिए व्यवस्था हो जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो मिर्ज़ापुर था, गंगा के किनारे पे जो पड़ता है, यहाँ पर कॉटन का कलेक्शन हुआ करता था, कॉटन को कलेक्ट किया जाता था। इसके अलावा डेक्कन में भी कॉटन को कलेक्ट किया जाता था। अब ये सारी जगहें जो हैं ये रेलवे स्टेशन से, रेलवे लाइन से दूर हो गई। बम्बई को लिंक कर दिया तो बम्बई का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, बॉम्बे का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, इन टाउन्स का जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो गया, इनको साइडलाइन कर दिया गया। रेलवे नेटवर्क जैसे बढ़े, अब भाई रेलवे है, कोई भी गाड़ी है, गाड़ी को सुधारने के लिए वर्कशॉप चाहिए, मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप चाहिए, वर्कशॉप के लिए आदमी चाहिए, आदमी को रहने के लिए घर चाहिए, तो रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनीज भी बनाई गई। जैसे जमालपुर, वोल्टेयर, बरेली, इस तरीके से रेलवे टाउन्स डेवलप हो गए। 18th सेंचुरी आते आते तक मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज तो हैं ही, साथ ही साथ आप देखते हैं ये फैक्ट्रीज बनाते हैं बड़ी बड़ी। अब फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई कर देते हैं, फोर्टिफाई किलाबंदी कर देते हैं, क्योंकि ये यूरोपियंस की आंखों में चुभने लगे थे, कंपटीशन में आ गए थे। जब कंपटीशन में आते हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है। तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाते हैं, कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाते हैं और बंबई में भी एक ये फोर्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से ये फोर्ट बनाएंगे जो अलग से बता देते थे कि भैया यहाँ पर अंग्रेज रह रहे हैं, ये अंग्रेजों का किला है। ये पिक्चर देखिए सीधे हाथ पे, ये है बोरा बाजार की पिक्चर जो बंबई में जो किला है उसके पास की, 1885 में ली गई थी। 1885 जब आईएनसी बनी थी उसी साल। यहाँ पर आप देखेंगे जो बॉम्बे है वो बढ़ता ही जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है एज अ सिटी। तो फोर्ट एरिया जो है वो कंजेस्ट होता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं, दुकानें खुलती जा रही हैं, व्यापारी, शॉपकीपर्स, सर्विस ग्रुप सब आके इस जगह में बस रहे हैं और ये जो बाजार है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। यहाँ मकान देखिए, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे एक और डब्बा, इस तरीके से लोफ्टी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अंग्रेज इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं कि इन भारतीयों को बाहर निकाला जाए, और इस वजह से जो नॉर्दर्न पार्ट है फोर्ट का, जहाँ पर ये लोकल कम्युनिटी सेटल हुए थे, इसको खाली करने के बहुत प्रयास किए जाते हैं। ये वाला चैप्टर बड़ा रहने वाला है, इसमें लगभग इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में कवर करूंगा ताकि बहुत से इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो हम कैटेगराइज करके कर पाए। तो ये डिस्कशन का पहला पार्ट है, बहुत जल्दी आपसे मैं सेकंड पार्ट में मिलता हूँ। थैंक यू।